नमस्कार, कन्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा में सुनाई दी गिरनी कामगारों की मांग की गूंज। घरों की मांग के लिए विपक्ष द्वारा दिखाई गई एकजुट के सामने सरकार नजर आई बेबस और लाचार। आपातकालीन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए हर नागरिक, कर्तव्य पूर्ति के लिए प्रेरित करने वाली कर्नाला टीवी की विशेष पेशकश। और कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने किया रामचंद्र ठाकुर और प्रशांत ठाकुर को बेनकाब। गिरनी कामगारों के मुद्दे को लेकर फिर एक बार विपक्ष आक्रामक हुआ। उन्हें घर मुहैया कराने की मांग को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर रास्ते पर उतर आए। अधिवेशन सत्र में भी गिरनी कामगारों के घरों के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विधायक विवेक पाटिल सहित शेका पक्ष के सभी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया था। गिरनी कामगारों के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुट की वजह से गिरनी कामगारों को उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। पिछले कई सालों से गिरनी कामगार अपने अधिकारों एवं घरों के लिए संघर्ष करते आए हैं, मगर कांग्रेस सरकार ने आज तक न उन्हें घर मुहैया करवाया और न ही बुनियादी अधिकार दिए। सरकार के इस रवैये के खिलाफ गिरनी कामगारों में काफी असंतोष था। हालांकि इस असंतोष के चलते कामगारों ने कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन हर बार उन्हें मिला तो बस आश्वासन। ऐसे में गिरनी कामगारों के असंतोष का ज्वालामुखी और भड़का और बृहस्पतिवार को यह ज्वालामुखी फूट पड़ा। विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में सरकार पर अंतिम प्रहार करने हेतु गिरनी कामगारों ने मोर्चा का आयोजन किया था, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने गिरनी कामगारों को समर्थन देते हुए मोर्चा में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसके मुताबिक शिवसेना, भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आरपीआई और शेका पक्ष इस मोर्चा में शामिल हुए थे। इस मोर्चा की गूंज विधान भवन में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र विधानसभा नियम 97 के अनुसार विपक्षी दल के सभी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया था। इस स्थगन प्रस्ताव को दरकिनार कर विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने प्रश्नोत्तर का कार्यकाल शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल के सभी सदस्यों ने इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की। शेका पक्ष की तरफ से विधायक विवेक पाटिल ने भी इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 18 जनवरी 1982 से 1,70,000 गिरनी कामगार घरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका यह संघर्ष अभी तक जारी है, लेकिन सरकार ने गिरनी कामगारों को मानव ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है, ऐसा आरोप विधायक विवेक पाटिल ने लगाया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बंद पड़ चुकी गिरनियों के विवादित जमीनों पर सरकार ने बड़े बड़े मॉल और पंचतारांकित इमारतें बनवाई, मगर गिरनी कामगारों को आज तक बेघर रखा है। लिहाजा अब सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोचे और गिरनी कामगारों को उनके अधिकारों समेत घर भी मुहैया करवाए, ऐसी मांग विधायक विवेक पाटिल सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने की। इस मांग की वजह से और एकजुट की वजह से गिरनी कामगारों का प्रश्न फिर एक बार सुर्खियों में आया है। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने मीडिया कर्मियों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार गिरनी कामगारों के प्रति दोगली भूमिका अपना रही है। एक तरफ पूंजीपतियों के हित में निर्णय लेने वाली कांग्रेस सरकार दूसरी तरफ गिरनी कामगारों को और आम जनता को खून के आंसू रुला रही है। ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार की हम कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं, ऐसा प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने किया। इस दौरान उपरोक्त मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के बाद सभागृह का कामकाज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर विपक्ष की एकजुट के सामने सरकार पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आई। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश महात्रे की रिपोर्ट। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के दौरान अगर हम एक अच्छे नागरिक बनकर घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाए तो हो सकता है उन मासूमों की जान बचाई जा सके। प्रस्तुत है नागरिकों की कर्तव्य भावना को जागृत कर उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करने वाली हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि वो लहूलुहान होकर बीच सड़क पर मौत का इंतजार करे? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? यह सभी सवाल जहन में तब उठते हैं जब कोई सड़क दुर्घटना होती है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई सड़क हादसा होता है तो हादसे में घायल व्यक्ति मदद की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हर कोई केवल तमाशबीन बनकर या तो देखता रहता है या फिर पुलिसी कार्रवाई के डर से घटनास्थल से भाग निकलता है। और ऐसे में समय पर वैद्यकीय उपचार न मिलने की वजह से घायल दम तोड़ जाते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि क्यों इंसान अपने कर्तव्य से दूर जा रहा है? अगर उसका कोई अपना बीच सड़क पर लहूलुहान पड़ा दिखाई दे तो क्या वो उसे उसी हाल में छोड़कर आगे निकल जाएगा? सवाल बड़ा टेढ़ा है, लेकिन वास्तवदर्शी है। मंगळवारी सकाळी 9:30 वाजता मला वाहनचे रविशेठ पाटील यांचा फोन आला
की रमाकांत तुमच्या गावातील सोमू नावाच्या मुलाचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि त्यांच्या घरी ताबडतोब निरोप द्या. मी त्याच्याबरोबर त्याला गाडीमध्ये बसून लाईफलाईन हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे. तर त्यांच्या माणसांना ताबडतोब हॉस्पिटलला पोचून दे. नंतर मी तसाच दासन फाट्यावरनं पहिला गव्हाण फाट्यावर गेलो आणि तिथं बघितलं तर त्याला सोमनाथला ऑलरेडी दवाखान्यामध्ये नेलं होतं आणि तिथं गाडी बघितली की हां ही सोमनाथचीच गाडी आहे. आणि नंतर मग मी त्यांच्या घरच्यांना फोन केला असं झालं आहे आणि सुदैवानं घरचे सुद्धा हॉस्पिटलच्या दिशेने निघाले होते. अशा पद्धतीनं एक रविशेठ पाटील आणि त्या ठिकाणी उपस्थित असणारे आमचे गावचे लीलाधर आणि शरद यांनी जो समंजसपणा दाखवला की कोण आहे कुठला आहे हे न बघण्यापेक्षा पहिला प्राण वाचले पाहिजे या उदार हेतूनं त्यांनी जी मदत केली ती मदत खरोखरच आम्ही म्हात्रे कुटुंबीय त्यांचं आभारी आहोत. आणि या विभागातील नागरिकांना सुद्धा माझी एक विनंती आहे की आज मोटरसायकल म्हणा किंवा कुठल्या गाडीचा ॲक्सिडेंट जे होतात रस्ती तर तो कुठला आहे कुठल्या गावचा आहे कुठल्या पक्षाचा आहे हे न बघता त्याला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवणं आपलं कर्तव्य आहे हे समजून प्रत्येक नागरिकाने याची दक्षता घेतली पाहिजे. पोलिसांचा ससीमेरा माझ्या मागं लागेल मग मी कशाला उचलू अशा पद्धतीचा विचार न करता त्याला ताबडतोब जर हॉस्पिटलला पाठवलं तर सोमनाथ सारख्या तरुणांचे निश्चितच प्राण वाचतील. अब जरा उन पहलुओं पर भी नजर डालेंगे कि आखिर क्यों इंसान अपने कर्तव्य से दूर जा रहा है। सबसे पहली बात, जब इस तरह की कोई सड़क दुर्घटना होती है और अपने कर्तव्य के प्रति सजग होकर कोई व्यक्ति दुर्घटना की खबर पुलिस को दे देता है तो पुलिस उसी व्यक्ति को इस कदर सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है मानो दुर्घटना को उसी ने अंजाम दिया हो। ऊपर से घटनास्थल पर पहुंचने में पुलिस इतनी देर लगाती है कि बेचारा घायल पुलिस के आने का इंतजार करते करते काल के गाल में समा जाता है। मान लिया जाए कि पुलिस वक्त पर पहुंच भी जाती है तो हमारे कानून व्यवस्था के अनुसार कागजी कार्रवाई के घोड़े नचाए जाते हैं और उसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है और इस दौरान इतना समय बीत जाता है कि घायल अपना धैर्य खो बैठता है और मौत उसे आगोश में ले लेती है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। समाज में कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्यों को भलीभांति जानते हैं और इस तरह की आपदा के क्षणों में मदद के लिए आगे आ जाते हैं। मी आणि माझा काका शरद आम्ही चालू होतो वारला. आमच्या कामानिमित्त तिथे ॲक्सिडेंट झाला. कोणाचा झाला ते आम्हाला का माहिती नव्हतं. गावाल्याचं झालं का बाहेरचं ते तशी भरपूर गर्दी होती. तर आम्ही तिथं थांबल्यानंतर तिथं रविशेठ आले. बरीच लोकं होती. तर रविशेठ असे म्हणाले की कुठल्याही गावाचं असो किंवा कुठल्याही पक्षाचं असो ते विचार नाही केला. ते सरळ गाडी तिथं होती बाहेरची कोणाची गाडी आम्हाला माहिती नाही. त्याच्यामध्ये आम्हाला पोच केली होती पनवेलला लाईफलाईन हॉस्पिटल. गेल्या वर्षी आमच्याच भाच्याचा तो ॲक्सिडेंट झाला 2 नाक्यावरती. त्याला असं उपचार करण्यासाठी म्हणजे वेळच भेटला नाही. कोणी सेवा पुढे आला नाही. कारण म्हणजे एखादा आला माझ्यासारखा किंवा दुसरा कोणतरी तिथेशी पोलीस येणार मग तुम्ही कुठे चाललेलं तुम्ही कशासाठी आले होतो ते काय म्हणजे पोलीस लोक गुंतवतात म्हणजे घाबरवतात जास्त. त्यामुळे तिथेशी कोणीच थांबलं नाही आणि आमच्या भाषेचं प्राण घेत. माझी अशी विनंती आहे की तिथेशी ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर तो कुठला आहे कुठल्या गावाचा आहे तो विचार न करता त्या व्यक्तीला ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये पोचतो. ऐसे लोगों की वजह से ही घायलों की जान बच जाती है। आपदा के समय आपदग्रस्तों को सहायता करना कितना जरूरी है इसका ताजा उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस उदाहरण के जरिए किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि समाज की अच्छाई को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। घटना मंगलवार की है। उरण तालुका अंतर्गत रांजणपाड़ा गांव का सोमनाथ नाम का एक युवक बाइक फिसल जाने की वजह से गव्हाण फाटा हाईवे पर लहूलुहान पड़ा हुआ था। उसके सर से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उस रास्ते से सैकड़ों गाड़ियां गुजरी मगर किसी ने भी लहूलुहान सोमनाथ को अस्पताल में पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई और बेचारा सोमनाथ इस प्रतीक्षा में पड़ा रहा कि कोई उसे अस्पताल में पहुंचाएगा और उसकी जान बचाएगा। सैकड़ों गाड़ियां और अपने आप को समाज के ठेकेदार मानने वाले कई लोग घायल सोमनाथ से किनारा कर आगे निकल गए। लेकिन इसी दौरान करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी कर्तव्य भावना को देखते हुए सोमनाथ को बचाने के लिए गाड़ी रोकी और उसे अस्पताल पहुंचाने की तैयारी में जुट गए। तभी वहां इत्तेफाक से रांजणपाड़ा गांव के शरद घरत और लीलाधर घरत अपनी मोटर बाइक पर सवार वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने घायल सोमनाथ को देखा
और रविशेठ पाटील की मदद कर सोमनाथ को अस्पताल पहुंचा दिया। समोर जात असताना त्यावेळी माझा अपघात झाला आणि त्यावेळी अर्धा तास तिथे पडून राहिलो, पण कोणी आलं नाही। आणि तिथे रविशेठ आणि आमच्या गावातल्या लीलाधरांनी शरद हे आले आणि त्यावेळी मला उचलून नेले आणि हॉस्पिटलमध्ये मी तिथे पडूनच राहिलो। हॉस्पिटलमध्ये मला नेला, अर्ध्या तासानंतर मला तिकडे नेला आणि त्यावेळेला माझं प्राण वाचलं। विनंती आहे की कोणताही अपघात झाला तरी पोलिसाच्या भीतीनं तर पडून नाही राहायला पाहिजे, कोणी पण मदत केली पाहिजे त्या माणसाने आणि त्या माणसाने उचललं असे गरजेचं आहे। त्या माणसाचे प्राण वाचले पाहिजे ही माझी विनंती आहे। समय पर उपचार मिलने से सोमनाथ की जान बच गई। आज सोमनाथ स्वस्थ तंदुरुस्त है, मगर इस घटना से हमें यह सबक जरूर लेना है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य को निभाना है। अगर इस तरह से हम अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे तो यकीनन घायलों को हम मौत के मुंह से वापस लाने में कामयाब होंगे और उस घायल के परिवार को बड़े संकट से मुक्त करेंगे। कलमबुली में जन समस्याओं को लेकर भाजपा प्रयत्नशील थी, जिसकी वजह से सिडको हरकत में आई और सिडको ने आश्वासन दिया कि कलमबुली को जल्द से जल्द समस्या मुक्त किया जाएगा। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सिडको अपने आश्वासन पर अटल रहेगी। कलमबुली में रह रहे लोग सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कलमबुली की रहवासी त्रस्त है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इन समस्या की ओर सिडको का ध्यान बार बार आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिडको ने संज्ञान लेते हुए कलमबुली की समस्याओं से वाकिफ होने की वास्ते भाजपा के नेता को पत्र लिखकर वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसके मुताबिक बीजेपी के नेता की बात एडिशनल चीफ इंजीनियर से हुई, जिसमें सिडको के संजय चौधरी ने स्पष्ट कहा है 2.5 महीने के भीतर ही कलमबुली की जनता को समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने संजय चौधरी से बात की। तो उनकी बेसिक मांगे कुछ रोड्स रिपेयर्स और गटर्स की रिलेटेड थी और कुछ स्ट्रीट लाइटिंग जो बंद पड़ी हुई है या इंक्रोचमेंट के कारण वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, उस मुद्दे से बेसिकली थी और एक प्रकार का गार्डन उसमें इन्वॉल्व था। तो उनसे हमने कहा है कि ये सारे प्रपोजल्स अभी अप्रूवल स्टेज में है और अक्टूबर-नवंबर के दरमियान तक टेंडर्स वगैरह फाइनल करके इस बार कलमबुली के सारे काम शुरू करने की हमारा प्रोग्राम है। वही इसी विषय पर हमारे प्रतिनिधि ने बीजेपी के नेता बाला साहब पाटिल से बात की। अभी जो यहाँ है कलमबुली के जो सिडको के ऑफिसर है, इनके पीछे हम 1 साल से लगे हैं। कलमबुली जो शहर है पूरा सिडको का ये जो आज कंडीशन वही है। 20th सेंचुरी की एक 21वें शतक का यह शहर कहना जाता है, लेकिन शर्म लगता है इसको ये सिडको का जितना अपन देख रहा है, खरगर से लेके कामोटा, पनवेल और कलमबुली तक इतना वहाँ बगालपन आया है। और कलमबुली का पर्टिकुलर ना रास्ता अच्छा है, ना ड्रेनेज सिस्टम बराबर है, जो नल सिस्टम है पानी में कोई पंक्चर होकर मिक्सिंग हो रहा है, वहाँ सब सिस्टम इतना कोलैप्स हुआ है कि ये शर्म लगता है उनको। 10-12 साल से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इनके पीछे पड़े। अभी चौधरी साहब के साथ एक लास्ट मीटिंग इधर हुआ है, इन्होंने हमें बोला कि ये 2 महीना हमें खाली दीजिए, 2 महीना में पूरा कलमबुली का रोड हम अच्छे तरह से 5 करोड़ कुछ बोल रहे हैं, हम लोग टेंडर मंगवा रहे हैं, अच्छे रोड बनवा रहे हैं, अच्छे ड्रेनेज बनवा रहे हैं, वहाँ अच्छे सिस्टम में हम सब पानी का सिस्टम में बराबर सब कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया है, ठीक है। हमने बोला हम 1 साल से पीछे लगे अभी और 2 महीना हम रुकेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर एक हुआ नहीं बराबर तो रास्ते पे उतरेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, और अभी अधिवेशन चालू है। हम लोग यहाँ हमारा अधिवेशन में एमएलए लोगों से, एकनाथ जी खड़से साहब हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है, उनसे सभी बात हुई है। उसके बाद ये सब सब्जेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है और इसके पीछे हम लोग लगेंगे और कलमबुली और सब जगह का जो भी सिडको का प्रॉब्लम अब चल रहा है वो सॉल्व करने के लिए बीजेपी ट्राई करेगी। इस अवसर पर बीजेपी के नीलेश चोनकर, बबन बारगजे, देवीदास खेड़कर तथा उद्धव खेड़कर भी मौजूद थे। फिलहाल कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। अब ऐसे में सिडको अधिकारी का कहना है उससे पहले ही लोगों की समस्या सुलझाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि सिडको अधिकारी की कथनी और करनी कब तक पूर्ण होती है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात
यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. ज्येष्ठ नागरिकांना 1% अधिक व्याज. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव. बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745 9111, 2746 2700 आणि 3298 3363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज. धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत
इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा, आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। पनवेल में पिछले 15-20 सालों से रह रहे कुछ नागरिकों के नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाए, इस मांग को लेकर बृहस्पतिवार को पनवेल उरण तालुका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन द्वारा नायब तहसीलदार किरण सुरवसे को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह मांग की है कि मतदाता सूची को सुधारा नहीं गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बस कुछ ही महीनों में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, मगर अभी तक मतदाता सूची में 15-20 सालों से रह रहे नागरिकों के नाम शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि जिनके नाम शामिल है उनका पता गलत लिखा गया है या फिर आधा पता लिखा गया है, जिसके बारे में नवीन पनवेल की जनता ने पनवेल उरण तालुका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन से शिकायत की थी। लोगों की शिकायत देखते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड़ ने नायब तहसीलदार किरण सुरवसे से बृहस्पतिवार को मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर फेडरेशन के उपाध्यक्ष मधुसूदन देसाई, शशिकला सिंह, सचिन गायकवाड़ आदि गणमान्यों सहित फेडरेशन के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष मल्लिनाथ गायकवाड़ ने चेतावनी दी है कि अगर मतदाता सूची अद्ययावत नहीं की गई तो नागरिक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। माननीय तहसीलदार साहेबांना आम्ही पनवेल उरण तालुका सिडको कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या वतीनं एक निवेदन द्यायला आलेलो होतो। निवेदनाचा विषय होता पनवेल शहराच्या मतदार याद्या अद्ययावत करण्याबाबत। मतदार याद्यांमध्ये विशेषतः नवीन पनवेलच्या खांदा कॉलनी आणि नवीन पनवेल या ठिकाणच्या मतदार याद्यांमध्ये इतका गोंधळ आहे, नाव असेल त्या ठिकाणी मतदार सापडत नाही, मतदाराच्या पुढे दिलेला पत्ता चुकीचा असतो आणि अनेकांनी अनेक वेळा फॉर्म भरून देऊन 15-20 वर्ष राहायला आलो आपण पनवेल विभागात, तरीही आपलं मतदार यादीत नाव नाही आहे ही अनेक मतदारांनी खंत व्यक्त केली होती हाऊसिंग फेडरेशनकडे। आणि हाऊसिंग फेडरेशनच्या या लोकांच्या मागण्यानुसार आम्ही या निवेदनात 2 सूचना देखील केलेल्या आहेत की केवळ मतदार यादी अद्ययावत झाली पाहिजे असं नसून हाऊसिंग सोसायट्यांच्या लेटर हेडवर एक आम्ही फॉर्मॅट बनवलेला आहे की या फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी नावं घ्यावीत फ्लॅट नंबर वाईज आणि त्याच्यानंतर एक प्रतिज्ञापत्रही देखील आम्ही फेडरेशन मार्फत बनवलेलं आहे की हे प्रतिज्ञापत्र हाऊसिंग सोसायटीच्या चेअरमन सेक्रेटरीकडून जर भरून घेतलं की सोबत दिलेली आमची ही यादी खरी आहे किंवा ही नावं खरी आहेत, खोटी आढळल्यास आम्ही कायदेशीर कारवाईस तयार आहोत, अशा अर्थाचं जे एक बंधपत्र हे जरी भरून घेतलं तर खोटी नावं येण्याची शक्यता जवळजवळ 0% होऊ शकते आणि यामुळे पत्ता देखील बरोबर येऊ शकतो आणि मतदारांना शोधणं अगदी सोपं होऊ शकतं। अच्छा, आणि गेल्या वेळेला जेव्हा मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं प्रोग्राम आखला होता त्यावेळेला त्यांनी हाऊसिंग सोसायट्यांच्या सहभागाबद्दल त्यांनी आवाहन केलेलं होतं की मतदार याद्या अद्ययावत करताना हाऊसिंग सोसायट्या त्याच्यात सहभागी होऊ शकतात, परंतु कशा पद्धतीनं होऊ शकतात याबद्दलचा स्पष्ट खुलासा त्यांनी केलेला नव्हता। त्यामुळं मतदार याद्यांचं अद्ययावतीकरण पूर्णपणे झालेलं नाही आहे। तर आमच्या या सूचनेनुसार ही एक सूचना आहे, त्यामुळे अशाच पद्धतीने झालं पाहिजे असा आग्रह नाही आहे, परंतु शासनाने या पद्धतीनं कुठल्याही सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार जर मतदार याद्यांची फेर नोंदणी करून घेतली तर मतदार याद्या अद्ययावत होण्यास बराचसा हातभार लागू शकतो। या मतदार याद्या जर अद्ययावत झाल्या नाही तर नवीन पनवेलमध्ये म्हणजे खांदा कॉलनी आणि नवीन पनवेल मिळून पनवेल नगरपालिकेचे 4 वार्ड म्हणजे जवळजवळ 16 नगरसेवक तिथून निवडून जातात। या मोठ्या परिसरामध्ये आम्ही या हाऊसिंग फेडरेशनच्या वतीनं या जवळ लवकरच येणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालू आणि या मतदार याद्या जर अद्ययावत झाल्या नाही तर हा फेडरेशनचा बहिष्कार मतदारांना आम्ही आवाहन करू आणि बहिष्कार घालण्याची भाषा याच्यात आम्ही केलेली आहे। त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की आज तहसीलदार साहेब नव्हते, परंतु निवासी नायब तहसीलदारांकडे आम्ही हे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवेदन दिलेलं आहे आणि तहसीलदार हे शासनाचे प्रतिनिधी असतात, त्यामुळे त्यांनी निवडणूक कमी आयुक्तांकडे किंवा निवडणूक आयोगाकडे महाराष्ट्र राज्याच्या आमची ही मागणी पाठवावी अशी त्यांना विनंती केलेली आहे। हालांकि फेडरेशन द्वारा की गई पहल की नवीन पनवेल की जनता सराहना कर रही है। अब देखना ये होगा कि नागरिकों को कब न्याय मिलता है और मतदाता सूची में उनका नाम कब दर्ज होता है।
एपीएमसी भाजीपाला मार्केट में 4 संदिग्ध ट्रकों को पकड़ लिया गया, जो एपीएमसी मार्केट में अवैध रूप से व्यापार करने के फिराक में थे। आखिर क्या लगा था इन ट्रकों में और क्यों पकड़े गए यह संदिग्ध ट्रक, जान लेते हैं इस खबर के जरिए। एपीएमसी की बाजार समिति के लोगों ने बुधवार को 4 ट्रक को पकड़ा है। चारों ट्रक गुजरात से मुंबई आ रहे थे। इन सभी ट्रकों में भिंडी लदी हुई थी। इससे पहले भी इस प्रकार के गैर कानूनी व्यापार करने वाले व्यापारियों की कई गाड़ियां जब्त की गई है, लेकिन यह अवैध तरीके से व्यापार करने वाले व्यापारियों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार समिति के लोगों का कहना है कि इस मामले की शिकायत एपीएमसी पुलिस थाने में दर्ज की जाएगी। इस पूरे मसले पर भाजीपाला व्यवसायी के पांडुरंग गाडेकर ने विस्तृत जानकारी दी। मुंबईमध्ये डायरेक्ट जातात तर त्या ठिकाणचे गिराईक इथं न आल्यामुळं हा एक तर आमचे नुकसान पहिली व्यापाऱ्यांची, आणि हा ना अधिकृत माल जो जातो तर इथं बाजार समिती बुडवली जाते, म्हणजे जो बाजार समिती शेज भरला जातो तो चुकीचा भरला जातो, आणि इथं माताडी मापाडी या लोकांची जी हमाली म्हणजे मजुरी असते ती बुडवली जाते। त्याच्यामुळे एपीएमसी सगळ्यात मोठा नुकसान म्हणजे एपीएमसीच होती, त्यानंतर आमच्या व्यापाऱ्यांची आणि नंतर कामगारांची, म्हणजे अशी ही पूरी चेन या अनधिकृत मुळे खराब झालेली है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि अवैध कारोबारियों की गतिविधि पर कब अंकुश लगेगा। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। पनवेल पंचायत समिति द्वारा ओले केंद्र अंतर्गत जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बृहस्पतिवार को स्कूली यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर तथा पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। पनवेल तालुका अंतर्गत ओले केंद्र में आने वाले जिला परिषद के नानोशी, पाटनोली, मोसारे, मानघर, कुंडेबहाल आदि मराठी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूली यूनिफॉर्म वितरित किए गए। बृहस्पतिवार को मोसारे गांव में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, जेडपी सदस्य एसके नाईक, बीडीओ शीतल पुंड, शेका पक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता आत्माराम शेठ पाटिल, राजेश पाटिल, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामवासी, अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर काशीनाथ पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। या विभागामध्ये प्रथम प्रकाश जितेकर यांच्या रूपानं पंचायत समितीचं सभापती या विभागाला मिळाल्यानंतर केंद्रानं ताट टाकले आणि हा कार्यक्रम करण्याचा निर्णय घेतला। खरं तर तालुक्यामध्ये सर्वात दुर्गम भाग आणि या विभागामध्ये अनेक अडचणींना सामोरं जाऊन या कर्मचाऱ्यांना काम करावं लागते। विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देत असताना शिक्षकांनी सांगितलं की त्यांच्या काही अडचणी आहेत, या अडचणी सोडवण्यासाठी पंचायत समितीच्या वतीनं वारंवार आम्ही प्रयत्न करत असतो। परंतु या ठिकाणी मॅडमनी सांगितलं की विद्यार्थी अभ्यास केला पाहिजे, जरी परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीवर मात करून पुढे जाण्यासाठी आपण उद्दिष्ट गाठलं पाहिजे। उगीच कपाळावर हात देऊन त्यातनं काही साध्य होणार नाही। आहे त्या परिस्थितीत काम करून शिकलं त्याला आपण पुढे जिद्दीनं पुढे जाऊ शकतो। कार्यक्रम के दौरान गणमान्यों के हाथों स्कूली यूनिफॉर्म वितरित किए गए। शेका पक्ष के दामन पर दाग लगाने का प्रयास करने वाले स्थानीय कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है। समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से शेका पक्ष के विधायकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर की खुद विधायक हुसैन दलवाई ने पोल खोली है। क्या कह रहे हैं हुसैन दलवाई, देखते हैं इस खबर के जरिए। झूठी खबरें छपवाना और लोगों को गुमराह करना पनवेल कांग्रेस के नेताओं की फितरत ही रही है। वैसे झूठी खबरें फैलाने की अगर प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो दैनिक राम प्रहर प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, यह बताने के लिए किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं, मगर यही सच है।
अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। हम आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जो केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का मुखिया बना दिया गया। उनके रिक्त स्थान पर शुक्रवार को हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई विजयी हुए, लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने यह आरोप लगाए कि शेका पक्ष के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री और हुसैन दलवाई से मिले और हमें कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान करने की अनुमति दीजिए, ऐसी गुजारिश की। हालांकि समाचार पत्रिका राम प्रहर और निर्भीड लेख के माध्यम से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने जनता में यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि शेका पक्ष के विधायक स्वयं चलकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यसभा के उम्मीदवार हुसैन दलवाई से मिले, जबकि हकीकत कुछ और है। आइए अब हकीकत आपके सामने रखते हैं। ये है कांग्रेस का मुखपृष्ठ माने जाने वाले राम प्रहर की वो खबर जिसमें शेका पक्ष के विधायकों को टारगेट कर लोगों में असमंजस पैदा करने का प्रयास ठाकुर पिता पुत्रों ने किया था। अब जरा हुसैन दलवाई साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील आणि त्यांचे सारे आमदार आपल्या भेटीला आले होते किंवा मुख्यमंत्री साहेबांना भेटले आणि त्यांनी आम्ही काँग्रेसला मतदान करतो अशा पद्धतीची बातमी रामप्रहारमध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे। तर एकंदरीत काय सत्यस्थिती आहे? नाही, रामप्रहारमध्ये काय बातमी प्रसिद्ध झाली ते मला माहिती नाही, पण एक गोष्ट मी सांगेन की मी स्वतः पहिल्यांदा जयंत पाटलांना फोन केला आणि मला तुम्ही मतदान करा अशी त्यांना विनंती केली। त्यानंतर मीनाक्षीताईंचे माझे संबंध भाऊ बहिणीसारखे आहेत, त्यांना मी फोन केला। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही नेत्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि गणपतरावांशी मात्र कॉन्टॅक्ट त्यावेळेला होऊ शकला नाही। बराच प्रयत्न माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केला, मीही केला, पण ते का झालं नाही मला माहिती नाही, कदाचित ते आउट ऑफ रेंज असेल। पण साहेब, रामप्रहारमध्ये असं का प्रसिद्ध करण्यात यावं की स्वतः मुख्यमंत्र्यांची भेट जयंत पाटलांनी घेतली आणि आमची मतं तुम्हाला आम्ही देऊ असं का म्हणावं? कारण आज काँग्रेसकडे संख्याबळ भरपूर आहे, असं असताना शेका पक्षाच्या मतांची आपल्याला गरज भासावी का? आणि जर गरज भासली असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडे जयंत पाटील गेले आणि त्यांनी सांगितलं की आमची मतं आम्ही तुम्हाला देतो, हे कितपत सत्य आहे? असं आहे, ही वस्तुस्थिती नाही आहे, हे अतिशय चुकीचं आहे। कशावर आधारित ते आहे मला माहिती नाही। जयंत पाटलांना मी स्वतः फोन केला होता तेव्हा जयंत पाटील म्हणाले मी बाहेर जाणार आहे, मी स्वतः येणार नाही। मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट ठेवलेला होता, स्वतः त्या संबंधातली चर्चा केलेली होती, गणपतरावांशी केलेली होती। आम्हाला निवडून येण्याची काही विशेष अडचण होती असं नव्हे। पण साहेब, या बातमीमध्ये असंही पुढे म्हटलेलं आहे की स्वतः हुसेन दलवाईंच्या घरी सुद्धा बैठक झाली, तिथे मिसळपाव आमदारांना देण्यात आले आणि तिथून त्यांची बोळवण करण्यात आली, हे कितपत खरं आहे? माझं घर इतकं मोठं नाही आहे की त्या घरीमध्ये बैठक घेण्यात येईल, तसं काय झालं नाही। तशी बैठक झाली असती तर बरं झालं असतं, परंतु तशी बैठक इथं काय झाली नाही। बैठक होण्याचा प्रश्न झाला नाही, जी बोलणी झाली ती फोनवर झाली आणि ती आम्ही स्वतःहून केली। शेवटचा प्रश्न साहेब की या बातमीबाबत तुम्ही काय म्हणाल? कारण आज अशा पद्धतीनं जर वृत्तपत्र खोट्या बातम्या छापत असेल तर त्याबाबत तुमचं काय मत आहे? पत्रकारिता नाही, मुद्दा म्हणून छापली असेल नाही, त्यांचा गैरसमज झाला असेल आणि त्याच्यातून त्यांनी छापली असेल, पण ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर ती त्याच्यामध्ये सुधारणा नक्कीच करते। हुसैन दलवाई साहब का बयान सुनने के बाद आप भी इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि सच्चाई क्या है और कैसे कांग्रेसी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। हुसैन दलवाई के बयान से दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ गया है। इस खबर में आगे यह भी लिखा गया है कि शेका पक्ष को वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो अब जो हकीकत हम आपको बता रहे हैं उस पर भी जरा गौर कीजिए। हम आपको सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं। सबसे पहली घटना, जब रामशेठ ठाकुर शेका पक्ष में सक्रिय थे तब रायगढ़ में शेका पक्ष के पास महज एक विधायक था, मगर जैसे ही रामशेठ ठाकुर ने दल बदल किया और कांग्रेस में प्रवेश किया, शेका पक्ष के 3 विधायक चुनकर आए और जहां कांग्रेस के 2 विधायक मौजूद थे वहां एक रह गया। घटना नंबर 2, रामशेठ जब शेका पक्ष में थे तब रायगढ़ जिला परिषद में कांग्रेस के 15 सदस्य चुनकर आए थे। वहीं उनके कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद सदस्य संख्या 6 पर आ पहुंची। यानी रामशेठ ठाकुर का कांग्रेस प्रवेश कांग्रेस के लिए कितना महंगा पड़ा यह बताने की जरूरत नहीं है। घटना नंबर 3,
रामशेठ गुट को पनवेल की जनता ने पनवेल पालिका में सत्ता की कमान सौंपी थी, मगर ठाकुर पिता पुत्रों ने अपने नकारापन, संदिग्ध रवैये और मनमानी से हाथ आई सत्ता गंवाई और पनवेल की जनता का विश्वासघात किया। घटना नंबर 4, पनवेल तालुका ग्राम पंचायत चुनाव में भी रामशेठ ठाकुर प्रणीत कांग्रेस को धूल चटाकर शेका पक्ष ने अपना वर्चस्व साबित कर दिया। घटना नंबर 5, ठाकुर महोदय कांग्रेस में जब सक्रिय नहीं थे तब पनवेल एपीएमसी में कांग्रेस के 4 सदस्य थे। आज कांग्रेस एपीएमसी से खदेड़ दी गई है। पनवेल एपीएमसी से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है और वहां कांग्रेस अपना वजूद ढूंढ रही है। घटना नंबर 6, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में रामशेठ ठाकुर को निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में निरीक्षक बनकर रामशेठ ठाकुर ने शिरकत क्या की, महापालिका में कांग्रेस की सदस्य संख्या घट गई। इसके मायने ये हुए कि जब से रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस की ताकत दिन ब दिन रायगढ़ और ठाणे में कम होती गई। ऐसे में जनता को ही तय करना है कि रायगढ़ में कौन सी राजनीतिक पार्टी वेंटिलेटर पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो कॉन्ट्रैक्टर ठाकुर पिता पुत्रों ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर लाने का काम किया है, ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा। कैमरा पर्सन मनोज चौहान, दत्ता मोकल और विजय खुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा में सुनाई दी गिरणी कामगारों की मांग की गूंज। घरों की मांग के लिए विपक्ष द्वारा दिखाई गई एकजुट के सामने सरकार नजर आई बेबस और लाचार। आपातकालीन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए हर नागरिक, कर्तव्य पूर्ति के लिए प्रेरित करने वाली करनाला टीवी की विशेष पेशकश। और कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने किया रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर को बेनकाब। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।